हम एक बार नीति नियम आपसे साझा कर दें। मुद्दे हमारे और विचार आप। इस प्रतियोगिता के उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर चर्चा कर समाधान हेतु सामूहिक विचार विमर्श करना है। यह कार्यक्रम संवाद को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, जनमत एकत्र करना और सामूहिक विचारों को नीति निर्माताओं तक पहुंचाता है कर एक सकारात्मक दिशा तय करना है। साथ ही इसी प्रतियोगिता के माध्यम से अल्प समयावधि में विद्यार्थियों में विभिन्न विचारों के लिए मस्तिष्क विकल्प होगा जो उनके लिए लाभदायक होगा। नीति नियम। प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से अधिकतम 5 प्रतिभागियों का एक दल भाग लेना अनिवार्य है। प्रतियोगिताओं में अधिकतम 10 दलों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। प्रत्येक दल को अपनी प्रस्तुति के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। विषय की घोषणा प्रतियोगिता शुरू होने से 1 घंटे पूर्व ही कर दी गई है। प्रत्येक दल का नाम किसी चैनल के नाम पर होगा। प्रचलित चैनलों के नाम स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रत्येक दल को अपना प्रतीक चिन्ह लोगो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दल में 1 एंकर और 4 पैनलिस्ट होंगे, जिसमें 2 लोग पक्ष और 2 लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। एंकर के लिए ब्लेजर पहनना अनिवार्य होगा। परिचर्चा न्यूज डिबेट के प्रारूप में नाटकीय ढंग से होनी चाहिए। प्रतिभागियों को भाषा और व्यवहार में मर्यादा बनाए रखनी होगी। निर्णायक मंडली प्रतिभागी दलों से प्रस्तुति संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिभागियों को न्यूज रूम की तर्ज पर अपनी प्रस्तुति देनी होगी, जिससे कार्यक्रम और अधिक रोचक बन सके। निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मुद्दे हमारे, विचार आपके कि हम आदरणीय निर्णायक जयकांत कुमार सिंह और आदरणीय मोहम्मद सरताज आलम जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच की प्रथम श्रेणी में अपना सीट ग्रहण करें। आगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, आगे 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 आगे। हाँ, थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा सा आगे आगे आगे। हेलो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। मुद्दे हमारे, विचार आपके के निर्णायक श्री जयकांत कुमार सिंह, पूर्व राजस्व पदाधिकारी, झारखंड सरकार। जयकांत कुमार सिंह झारखंड सरकार के एक अनुभवी एवं सेवानिवृत्त राजस्व पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपने दीर्घकालीन सेवाकाल में राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, भूमि अभिलेखों के संरक्षण तथा राजस्व नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपने प्रशासनिक कौशल, ईमानदारी तथा जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। मुद्दे हमारे, विचार आपके के हमारे अगले निर्णायक श्री मोहम्मद सरताज आलम जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खोजी पत्रकार एवं BBC संवाददाता, झारखंड। उनकी भूमिका टेक्स्ट, विजुअल और डॉक्यूमेंट्री माध्यमों में प्रभावशाली पत्रकारिता रह चुकी है। BBC वर्ल्ड क्लास सर्विस, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग, द गार्डियन, टेलीग्राफ UK, फ्रांस 24 और अल अजीरा। भारतीय मीडिया अनुभव में फर्स्ट पोस्ट, द क्विंट, आर्टिकल 40 और न्यूज़ 9 में खोजी पत्रकार एवं न्यूज प्रोड्यूसर के रूप में उनका योगदान रहा है। और वर्तमान में वे BBC संवाददाता झारखंड के तौर पर। हेलो हेलो हेलो। इसी के साथ क्षेत्रीय कवरेज झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पूर्वोत्तर भारत में से सक्रिय रिपोर्टिंग उनके द्वारा दी जाती रही है।
ई वाइड है। हाँ हाँ, आने का सब आएगा, क्लोजअप ले रहे हैं। क्या हमारे पहले प्रतिभागी दल तैयार हैं? देखिए फ्रेम देख लीजिए, मतलब पूरा स्टेज का लेना है, कितना लेना है? और थोड़ा सा वाइड हो रहा है। मुद्दे हमारे विचार आपके कि सबसे सर्वप्रथम प्रतिभागी रिया कुमारी, रिया गिरी, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। हमारे पहले प्रतिभागी दल रिया गरी, अंतिम आराधना, मनीषा पांडे, डॉली चार, सुमैया होदा। और आपने अंक संख्या 3 का चयन किया था। आपका विषय है, क्या बढ़ती बेरोजगारी और बार बार टलती सरकारी भर्तियां ये संकेत नहीं देती कि युवाओं का दबा हुआ गुस्सा अब व्यवस्था के खिलाफ रौद्र विद्रोह का रूप ले सकता है? हमारे आदरणीय निर्णायक वृंदों से अनुमति लेके हम आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। अधिकतम समय सीमा 5 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉली चार और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विमर्श लाइव पर। जब प्रश्न मान तोड़ता है और विचार स्वर पाता है, तब जन्म लेता है संवाद। ऐसे ही संवाद के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज का मुद्दा, क्या बढ़ती बेरोजगारी और टलती सरकारी नौकरियां युवाओं के रौद्र रूप को बढ़ा सकता है? यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि हमारे मंच की परीक्षा है। आज के इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है पक्ष दल के मनीषा जी, जो कि है युवा दल के नेता, और छात्र संघ के नेतृत्व के लिए सुमैया जी, जो कि हमारे सामने मौजूद है, और विपक्ष दल के सर्वाधिक प्रवर्तक आराधना जी और परीक्षा समिति की सदस्य प्रिया जी। तो मैं मनीषा जी से आज्ञा करती हूँ कि वो अपना मुद्दा व्यक्त करें। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। कहते हैं पढ़ो, आगे बढ़ो, किताबों में भविष्य लिखा है। मैं पढ़ा भी और थक भी गया। बताओ नौकरी कहाँ है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है अपने पड़ोसी देश का हाल। श्रीलंका भी एक लोकतांत्रिक देश था, वहाँ भी चुनाव थे, वहाँ भी संसदें थी, लेकिन जब युवाओं की समस्याओं को अनदेखा किया गया, तब लोकतंत्र केवल सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। यहाँ भी इनसे सहमत नहीं हूँ। जब देश अलग है, दोनों युवा का सोच अलग है, तो आप श्रीलंका से भारत का, यहाँ श्रीलंका की बात नहीं, यहाँ देश की बात है, यहाँ युवाओं की बात है। सोच एक है, देश अलग हो सकता है, ये आप कैसे कह सोच सकती एक हैं? नहीं हो सकती। वहाँ की सिचुएशन अलग थी। जब हम कुछ देख कर वहाँ की situation अलग है। सरकार की सरकार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे बैठे लाखों युवा हैं। मैं युवाओं की आवाज हूँ। ये युवा कल को ग्रेजुएट करेगा, रोजगार खोजेगा। सरकार को हमने चुना क्यों है? हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा नीति भी यही कहती है, हमारी शिक्षा नीति कहती है कि युवा कौशल की ओर भी आगे बढ़े। सिर्फ रोजगार देखने से कुछ नहीं होगा। अगर युवा अपने कौशल को विकसित करे तो वो कई क्षेत्रों में अपने आगे बढ़ सकती है। मैं आपकी बात से आजकल सहमत नहीं कौशल है। के युवाओं साथ तब आगे बढ़ता है, युवा खुद मिलता है जब कि परिणाम दिखता हमारा है। कोई अर्थक है नहीं। आजकल के सारे प्राइवेट सेक्टर में 2 साल से अधिक अनुभव रहता है। अनुभव कहाँ से लाएगा जब हमारे पास अनुभव के लिए बोले। अगर युवा हिंसक हो जाएगा तो देश की आकृति बदल जाएगी। अगर यही युवा सही दिशा में अपनी रौद्र रूप को दिखाए तो देश का आकार बदल सकता है। सिर्फ हिंसा करने केवल से सरकारी नौकरी ही है जो सम्मानक रोजगार है, और केवल युवा इसी की तरफ आकर्षित होते हैं। आजकल के माता पिता भी अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी खोजते हैं। अब बोलिए तो सरकार नहीं खोजेगा। माता पिता को जागरूक करने की जरूरत है। ये ये बताने की जागरूकता कहाँ से आएगी? अरे निकलते जाती है, सरकार आती जाती रहती है।
राजनीति बदल सकता है। हर बार जरूरत नहीं है कि समाधान लड़ाई में नहीं, समाज और बदलाव में है। धन्यवाद। समाज के बदलाव की बात आप कैसे कर रहे हैं? तो समाज के बदलाव पर ही सिर्फ यहाँ टिके रहेगा। तो समाज में बदलाव आएगा नहीं रखती। जब सरकार हमारी बात खड़ा कर वोट मांगने आती है, तब तो हम जाकर उनका बटन दबाते हैं। पर जब हमारी नौकरी की बात आती है, सारी बात ठंडी बस्ती में चली जाती है। ये कैसी बात है? ये सब युवाओं को क्या करती है? ये सब युवाओं को सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित करती है। निजी क्षेत्र में कम वेतन है, निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ वेतन बहुत ज्यादा है, सिर्फ सरकारी नौकरी में ही वेतन ज्यादा नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी एक समाज सरकारी नौकरी में सुरक्षा मिलती है। सरकारी नौकरी में सुरक्षा देते हैं। अपने बारे में सच पता होती है। इन सब समान गलत नहीं होता। बहुत ठंडा है, हमें भी रहा है। धन्यवाद आप सभी का। हमारे निर्णायक वृंदों से अनुरोध है, अगर प्रतिभागी दल से वे कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हे, तो घुमा नहीं इधर इधर है भैया, इधर कोई क्वेश्चन कर रहे, इधर घुमा, कैमरा घुमा। ये ले मेरा सवाल एंकर से है, उनकी जिम्मेदारी क्या है जब दो लोगों में बहस आप करवा रहे हैं, तो उस वक्त आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैं इन अतिथियों को यहाँ सवाल मुद्दा पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई हूँ। तो मेरा ये आशा है कि ये अपना मुद्दा अपने आप रखें और आप सभी पर दिखाएं। हे, इससे उधर है, जो हम दूसरे उधर। हेलो, आप लोग का टॉपिक तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन सुबह सवाल के बीच में हम लोग बिल्कुल एक तो समझ नहीं पा रहे थे कि डिबेट किस तरह से होगा। तो बच्चे हैं, आप लोग प्रारंभ किए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग फिर इसमें सुधार करके अपना प्रोग्राम अच्छा करेंगे। धन्यवाद। अब हम हमारी दूसरे प्रतिभागी दल सुमन दे, मीतू क्यावर्दा, राजकुमार गोप, सिमरन कुमारी, रानी हास्ता को मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे। मुद्दे हमारे विचार आपके के अगले प्रतिभागी सुमन दे और उनकी टीम रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर की तरफ से मंच पर उपस्थित होंगे और जिनके द्वारा संख्या नंबर 6 का चयन किया गया था। मुद्दे हमारे विचार आपके के अगले प्रतिभागी सुमन दे। हेलो, सुमन दे, जी सर। मीतू काईगोरदा, राजकुमार गोप, सिमरन कुमारी, इधर वाला दोनों सामने। रानी इंसुला। बोले थोड़ा सा इधर है। सभी प्रतिभागियों से हमारा अनुरोध है कि वो समय का सम्मान करें। अगर जब 2 जन का हो रहा है ना, बहुत गैप हो जा रहा है। सामने, हाँ। आपके द्वारा जो प्रश्न संख्या है वो 6 का चयन किया गया था। क्या नागरिक उड्डयन में यात्रियों का भरोसा सिर्फ आश्वासनों पर टिक सकता है या अब ठोस, पारदर्शी और कड़े नियमों के बिना सुरक्षित उड़ान संभव नहीं? यह आपका प्रश्न था और आपकी समय सीमा शुरू होती है अब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरा नाम सुमन है और हम फिर आ चुके हैं REC न्यूज़ चैनल। हर दिन कुछ नया, कुछ खास। सभी मैं दर्शकों को अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हर बार की तरह कुछ विशेष मुद्दों के साथ मैं आ चुका हूं, ऐसे मुद्दे जो लोगों के जीवन को प्रभावित करें। आज का मुद्दा है नागरिक सेवा के ऊपर। क्या नागरिक उड्डयन यात्रियों में
क्या नागरी उड़ान यात्रियों में भरोसा बस आश्वासनीय है या पारदर्शी और ठोस नियमों के बिना सुरक्षित उड़ान हो ही नहीं सकती? आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ विशेष आ चुके हैं भगत सिंह कल्याण दल से भगत सिंह जी, उसके साथ हमारे साथ हैं रानी हंसदा जी, और पक्ष में हमारे साथ है जन सेवा दल से मीतू काबरते जी और सिमरन कुमारी जी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं रानी हंसदा जी से चर्चा शुरू करना चाहता हूं। रानी हंसदा जी। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद सुमन जी, इस चर्चा पर आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हवाई यात्रा सुविधा नहीं बल्कि यात्रियों का शोषण का साधन बन गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन सच्चाई है लूटे देश का आम नागरिक। यात्री से मोटी रकम तो उगाही जा रही है पर उसके अनुसार सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। सिमरन जी क्या बोलना चाहिए? ऐसा नहीं है, यात्रियों को उनको सुविधा प्रदान भी किया जा रहा है। जितने पैसे लिए जा रहे हैं, जो आप आकाश में धरती से इतने फीट ऊपर होकर भी आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपको हर चीज की सुविधा दी जा रही है। आपकी चिकित्सा संबंधित हर चीज सुविधा दिया जा रहा है। अगर आप एक मिनट सिमरन जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप बोले कि हम मतलब फ्लाइट के जरिए हम उनके स्थानों तक पहुँचा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि अभी फ्लाइट के जरिए उनके स्थानों तक नहीं, उनको सीधा आप लोग स्वर्ग तक आप लोग पहुँचा रहे हैं। सिमरन जी क्या बोलना चाहेंगे? फ्लाइट के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। जी नहीं, आपका सोच गलत है इस चीज में। ऐसा आप सोच रही हैं, लेकिन बहुत लोग जब जनता से पैसा ले रहे हैं, जब एयरलाइंस वाले जनता से पैसा ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप यात्रियों को सही समय पर और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएं। मैं मीतू जी से उनका राय जानना चाहूंगा। मैं मीतू जी से उनका राय जानना चाहूंगा। हर तरफ से सुविधा दिया जा रहा है, उनके लिए अच्छे साफ सफाई का भी सुविधा दी जा रही है। जी जी रानी हंसदा जी जैसे अभी खाली है, आप सब शांत रहिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ। आप सब शांत रहिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ। आप सब शांत रहिए। चलिए सिमरन जी को बोलने दीजिए, सिमरन जी को बोलने दीजिए। पहले हम पक्ष नेता के ऊपर चलते हैं। सिमरन जी आप बोलिए। ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज की सुविधा दी जा रही है, सबको आराम का अधिकार है ना। सबको इतने घंटे जो फ्लाइट में जो चला रहे, जो कैप्टन तो सरकार कर रही है। चलिए और कैप्टन को बहाली क्यों नहीं कर रही है मीतू जी बोलिए। चलिए मीतू जी। कैप्टन दिए जाएंगे, उससे अधिक नहीं। कोई भी कैप्टन 2 फ्लाइट नहीं चला सकता है। जी विकास जी मैं आपके राय जानना चाहूंगा। सुरक्षा प्रदान सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा के लिए कैसे होगा? जी जी समय का ध्यान रखते हुए मानेंगे मैं समय को मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं समय मानेंगे समय का ध्यान रखते हुए सिमरन जी निष्कर्ष में हम ये कि ये जो हमारे चर्चा कहना चाहूंगी कि समय को रानी जी समय को ध्यान रखते हुए हम ये चर्चा काफी सफल रही और हम ये निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि अंततः जो नागरिकों की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है और इसमें ठोस और कड़े नियम लेना अनिवार्य है, क्योंकि नागरिकों को सुरक्षित महसूस करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। इसके बाद हम दूसरे फिर से मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके दल का नाम क्या है? हाँ सर, आपके दल का नाम? हमारे दल का नाम है RAC न्यूज चैनल। लेकिन आपने शुरू में बताया नहीं था। हाँ, बात ये कि आपका लोगो क्या है? सर एक्चुअली हम लोग को अवेयर नहीं थे हम लोग को लोगो लाना है। हमें लगा कि हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम इसीलिए एट द एंड हम लोग लोगो नहीं लेना पाए।
ये जो मुद्दा जो आपने उठाया यस सर। तो इसमें आप किसी डेटा पे बात क्यों नहीं कर पाए? सर फर्स्ट है जो समय की जो पाबंदी है, उसमें ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो उतना हमारे पास समय नहीं है। अगर चर्चा बड़ी होती तो अवश्य हम उसे क्या करते हैं, उसमें डेटा पे पहुँच जाते जरूर। जो विपक्ष में जो लोग हैं जो अगेंस्ट बात कर रहे हैं जी सर। उनसे पूछना चाहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी जो आपने ऑब्जर्व की? बस सर सबसे पहले तो नमस्कार सर। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, एक्चुअल समस्या ये है कि जैसे आए दिन सरकार दिन ब दिन यात्रियों से मोटी रकम तो लिया जा रहा है, पर उसके अनुसार सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा। आए दिन फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जिससे अगर विदेश में जाके चिकित्सा करवाना है तो भी इसमें बहुत सारी समस्या हो जा रही है, जिससे जनता में चिंता के साथ साथ आक्रोश भी है। आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या किस डिपार्टमेंट से? सर करके आप किस डिपार्टमेंट से हैं? क्या अच्छा BX हेलो, ये जो समस्या होती है इसका मूल कारण क्या है? इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था, इतना फ्लाइट कैंसिल होना, इस तरह का इसका मूल कारण क्या है? सर माफी चाहता हूँ सर, और एक बार दोहराएंगे। ये जो प्रॉब्लम आया फ्लाइट में, नागरिक उड्डयन में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, ये जो समस्या है, इस तरह की समस्या कभी फ्लाइट में नहीं हुआ था और इस इतने फ्लाइट का कैंसिल होना इतना कैमरा क्या आगे आ रहा है? जी धन्यवाद सर। सर इसका मूल कारण ये है कि जो ड्यूओपोली जो एविएशन मार्केट में चल रहा है, जो आधा इंडिगो लिया है और आधा जो आधे लिया है, उसमें चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। सर अगर ज़्यादा प्लेयर रहेंगे इस फील्ड में तो हमें ये असुविधा नहीं होगी। 2 घंटे पूरा एविएशन बटा हुआ है, तो इसलिए ये जो है प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो एक एविएशन हटा तो 50% जो सर्विस है वो बंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। मुद्दे हमारे विचार आपके मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं इसमें बहुत बुरी तरह से नशवादी हो गए हैं, क्योंकि मुद्दे हमारे हैं और विचार दर्शकों के हो रहे हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो अगर शांतिपूर्वक अपने मुद्दे छोड़ दें और इस मंच से जुड़कर रहें और मंच पर जितने भी प्रतिभागी आए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक आवश्यक सूचना, मैं बहुत ही आदर सहित रंभा कॉलेज से पधारे प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप कृपया विश्वविद्यालय का सम्मान लेने के लिए मंच पर आएंगे। और श्रीनाथ विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग के HOD शशिकांत सर से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथि को सम्मान देने के लिए आप भी कृपया मंच पर आएंगे। रंभा कॉलेज से पधारे प्रतिनिधि, आपसे आग्रह होगा कृपया आप मंच पर पधारें।
मैं पुनः शशिकांत सर से निवेदन करूंगा वो हमारे दो निर्णायकों को सम्मान करने के लिए आप मंच पर बने रहेंगे। आदरणीय मित्रों, हमारे साथ हैं मुखड़े पे मुखड़ा प्रतियोगिता के निर्णायक श्री अनूप सिन्हा जी और सुमन प्रसाद जी। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आएंगे। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित कलाकार और कला शिक्षक हैं। टैगोर संगीत नृत्य ललित कला विद्यालय रविंद्र भवन में पिछले 29 वर्षों से आप कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। 40 से अधिक कला शिविरों में आपकी सहभागिता रही है। 20 समूह प्रदर्शनियां और 3 एकल प्रदर्शनियां आप आयोजित करा चुके हैं। आपकी कलात्मक यात्रा समृद्ध अनुभव और व्यापक ख्याति से परिपूर्ण है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री अनूप सिन्हा जी के लिए। मुखड़े पे मुखड़ा प्रतियोगिता हमारी दूसरी निर्णायक, शहर की ख्याति प्राप्त और बहुत ही प्रतिष्ठित एवं चर्चित कलाकार, झारखंड के जमशेदपुर के राष्ट्रीय स्तर पर ये ख्याति प्राप्त कलाकार 2005 से अब तक आपने 1000 से अधिक छात्रों को ललित कला का प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2013 से आपने भारत भर में घरों, कार्यालयों, रेस्तरां, होटलों, स्कूलों आदि सैकड़ों भित्ति चित्र म्यूरल्स आप बनाए हैं। आपने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में कार्य करके जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों को सुंदर बनाने में योगदान दिया है। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय के लिए भी आपने अपनी कलाकृतियां तैयार की हैं और आपकी बनाई गई छवि को देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सराहा था, अपने हाथ से स्वीकार किया था, आशीर्वाद दिया था। एक बार जोरदार तालियों का धन्यवाद सुमन प्रसाद जी को। शिवानी मैम, हमारे अगले प्रतिभागी दल को बुलाने के पूर्व हम एक विशेष सूचना देना चाहेंगे। इसके पश्चात व्यक्तित्व झांकी प्रतियोगिता जो मुख्य मंच पे होने वाली है, सारे प्रतिभागी कृपया मुख्य मंच पे समीप आके अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। व्यक्तित्व झांकी के सारे प्रतिभागी मुख्य मंच के समीप आके अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब हम हमारे मुद्दे हमारे विचार आपके के अगले प्रतिभागी दल श्रेया अग्रवाल, प्रीतिका कुमारी, रिया चौधरी, वारना शंकर और श्रद्धा बोस को मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे। मुद्दे हमारे विचार आपके के हमारे अगले प्रतिभागियों का दल श्रेया अग्रवाल, महिला कॉलेज चाईबासा जमशेदपुर, जिन्होंने संख्या का चयन किया था 5 और आपके प्रश्न का जो विषय है वो है तेजी से बढ़ते वैश्विक तापमान और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए क्या पर्यावरण संरक्षण कानूनों को और अधिक सख्त किया जाना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं श्रद्धा बोस और आप देख रहे हैं मुद्दे हमारे विचार आपके, जो कि 5 मिनट पे भारत दर्पण पर प्रसारित हो रहा है। और आज का विषय है तेजी से बढ़ते वैश्विक तापमान और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए क्या पर्यावरण संरक्षण कानूनों को और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। और आज इस विषय पर विचार करने के लिए हमारे बीच में पक्ष दल से मौजूद है वाणी शंकर और श्रेया अग्रवाल और विपक्ष दल से मौजूद है प्रीतिका और रिया। तो आइए हम इनके विचारों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले मैं अनुग्रह करना चाहूंगी वाणी जी से कि वे अपने मंतव्य को हमारे सामने प्रस्तुत करें। अब समय चेतावनी का नहीं, आपातकाल का है। आईपीसी से बड़ी संस्थाओं ने भी यह घोषित कर दिया है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या हमें पर्यावरण कानूनों को सख्त बनाना चाहिए, अब सवाल यह है कि क्या ऐसा ना करने का जोखिम हम उठा सकते हैं, और उत्तर है नहीं। हमें नए और सख्त कानूनों को बनाने की जगह उनमें पारदर्शिता और क्रिया
क्रियान्वयन की जरूरत है, क्योंकि जबरदस्ती से की गई सख्ती तेजी तो ला सकती है, पर उससे संकट का समाधान नहीं हो सकता। सख्ती होगी तभी सुरक्षा होगी, और सुरक्षा होगी तभी समाधान होगा, और समाधान होगा तभी हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते हैं। वरना आज कि हम पानी बोतल में लेकर घूम रहे हैं और कल के दिन हमें ऑक्सीजन बोतल में लेकर घूमना होगा। किस पानी की बात कर रही है? ये पानी जो प्लास्टिक के बोतल में यहाँ पर रखी गई है, पर्यावरण से जुड़े कानून 1986 में भी बनाए गए थे, लेकिन सिंगल उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अब भी कर रहे हैं, जिसके लिए कानून 2022 में बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 14 और 21 ये कहना है कि सबको समानता अधिकार है, यानी कि अगर कोई कानून बनता है तो वो सबके लिए बनता है, वो आपके लिए भी बनेगा, वो मेरे लिए भी बनेगा। अधिकार नहीं प्रस्तुत करता है, वो हमें आजीविका के लिए अधिकार प्रस्तुत करता है, तो वो जो बेरोजगारी की समस्या है वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल नहीं है। हमारा पर्यावरण संरक्षण का है, हमें अभी बेरोजगारी करनी, पर्यावरण संरक्षण की बात करना है। तो आप किस पर्यावरण संरक्षण की बात करें? पर्यावरण संरक्षण का पूरा जिम्मेदारी तो आम जनता पर ही जाता है। बिल्कुल सही बात। संरक्षण होगा तो उससे फायदा आम जनता का ही होगा, क्योंकि कानूनों में सख्ती इसलिए नहीं होगी कि उससे आम जनता प्रभावित हो, बल्कि इसलिए होगी कि उससे जो बड़े उद्योगपति और जो कानून से बच जा रहे हैं उन्हें दंड दिया जा सके। तो सख्ती कानूनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या चाहते हैं कि आम जनता पहले अपनी दावानगी को नहीं दिखाती, इस पर्यावरण को अरे पर्यावरण सही बात है, सही बात है। होती है, अगर बाढ़ आती है तो गरीबों की झुग्गियां बिक जाती है, अगर बाढ़ आती है तो वो प्रभावित होते हैं, अगर पानी गंदा है, वायु गंदा है, गरीबी दिखाते हैं। ये जो नए कानून बनेंगे ये भी गरीबों के बड़े पूंजीवादियों को भी फायदा मिलता है, उन पर इसका कारण सामना पड़ता है। सख्त होगा तब जाके उद्योगपति जो है उस चीज पे रोक लगाएंगे। ये दे रखो, तो कानून जब बने थे तब तो सख्त नहीं थे क्या? आज का समय जो मांग करेगा हम उसकी बात करेंगे, तो आज का समय हमें सख्ती की मांग करता है। आज का समय में वो 1986 की बनी रह जाएगी। 1986 की स्थितियों को हम 2025 से तोड़-मोड़ नहीं कर सकते। उस समय ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, उस समय ग्लेशियर्स उतने ज्यादा नहीं। क्या आप हमें यह विश्वास दिला सकती हैं कि अभी जो कानून बनेंगे 2025 में वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित होंगे और जमीनी स्तर पर इसका सख्त बनेगा? नए कानूनों की बात नहीं, सख्ती की बात हो रही है यहाँ पर। आपका कहना ये है कि विकास के लिए हम विनाश करते, हम अपनी प्रकृति को खो दें, हम अपने धरोहर हम विकास के खिलाफ नहीं है। बात पर तो गौर करना चाहिए। बताइए प्रीतिका जी, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, हम विकास के खिलाफ नहीं है, ना ही पर्यावरण के खिलाफ है, बल्कि हम दीर्घकालिक सतत विकास के बारे में बात करते हैं। तो सख्ती होगी कानून में तभी जाकर सतत एवं हरित विकास की बात क्या आप हमें यह विश्वास दिला सकते हैं कि वो शक्ति पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों पर भी लागू होगी? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है, हाल ही में हमने देखा है जंगल तोड़ दिए गए। तो कभी नहीं होगा। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 14 समानता का हमें अधिकार देता है, जिसमें जो भी कानून लागू होगी वो हमारे लिए होगी, आपके लिए होगी, सरकार और किसी भी कानून में ये मंच की गरिमा को बनाए रखें। तो आप सभी ने आज के विषय पर देखा कि दोनों पक्षों ने अपने बातों को रखा है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कानून के भरोसे में रहना है या फिर आपको स्वयं जागरूक होना है। धन्यवाद, बने रहिए भारत दर्पण पर। अगर आपसे ये कहा जाए कि जिस विषय पर आप बात कर रही थी उससे रिलेटेड आपके चैनल का नाम होता तो क्या होता?
सर अगर हमारे चैनल का नाम हमारे विषय के आधार पर रखा जाता, तो जैसा कि हमारा जो चैनल का नाम है भारत दर्पण, तो दर्पण का मतलब वो होता है जो कि हमारी असलियत को दिखाए। तो हमारे चैनल का नाम भारत दर्पण नहीं होता, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो हम किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे देश में पर्यावरण का शोषण हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो हमारा जो विषय है वो बिल्कुल, हमारा जो चैनल का नाम है भारत दर्पण, बिल्कुल यही रहता। क्या जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है इससे रिलेटेड हम कोई नाम रख सकते हैं? आपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कभी पढ़ा है? कई वेबसाइट्स, कई चैनल्स। फोकस नहीं, क्या हुआ? फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, हेलो जी सर। एक प्रश्न है कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं? लाइफ में क्या प्रयास कर सकते हैं? सर जैसा कि मैंने कहा कि आम भागीदारी की भी इसमें महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना होगा, क्योंकि इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करने से ये हमारे पर्यावरण में कई सालों तक रह जाता है। इसके स्थान पर हम जूट के थैले का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पौधे लगा सकते हैं। वनों की कटाई, या जब हम घर बना रहे हैं या विकास से जुड़े कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले अपने घर में जो पेड़ होते हैं उसको काटते हैं, तो उसको रोकना चाहिए। सर और जैसा कि आपने पूछा था कि हमारे चैनल का नाम अगर टॉपिक पर आधारित हो तो क्या होता, तो मेरे अनुसार ऊष्म भारत ये सबसे बेहतर चैनल का नाम होगा, क्योंकि कोई भी अगर चैनल का नाम पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि हमारा जो चैनल है वो किस विषय पर अपना विचार रखना चाह रहा है। धन्यवाद सर। तो बच्चों एक प्रश्न का उत्तर आप बताएं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है हमारे एसी से और बहुत सारे इक्विपमेंट से, तो हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर को डैमेज करता है? किस लेयर को डैमेज करता है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक लेयर है, कौन सा लेयर है? सर ओजोन लेयर। वेरी गुड, ओजोन लेयर, राइट, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया अग्रवाल। और अब आप स्टेज छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम हमारे अगले प्रतिभागी मुद्दे हमारे विचार आपके के खगेश चंद्र दास मधुसूदन महतो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिन्होंने अंक संख्या 2 का चयन किया था। खगेश चंद्र दास के साथ विनोद कुमार गो, नीतीश कुमार प्रधान, स्नेहा सॉय, अनुष्का, मैं सभी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। झांकी के सारे प्रतिभागियों से हमारा अनुरोध है कि वो मुख्य मंच के समीप आके अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। मुद्दे हमारे विचार आपके के चौथे
प्रतिभागियों का दल खगेश चंद्र दास मधुसूदन महतो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिन्होंने अंक संख्या 2 का चयन किया था। और आपका जो विषय है वह है, क्या ऑपरेशन सिंदूर यह सिद्ध करता है कि आप जब सम्मान और अस्तित्व पर बार बार आघात हो तब सहनशीलता नहीं बल्कि रौद्र प्रतिकार ही अंतिम उत्तर बन जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार आप सभी को, मैं अनुष्का आपके न्यूज चैनल अब से आप तक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा मुद्दा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर यह सिद्ध करता है कि जब सम्मान और अस्तित्व पर बार बार आघात हो तब शांत सहनशीलता नहीं बल्कि प्रतिकार ही अंतिम उत्तर बन जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पक्ष में है विनोद, स्नेहा और विपक्ष में है खगेश और बलभद्र। तो शुरू करते हैं पक्ष से। तो विनोद और अनुज्ञा, इस विषय पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी आपका, आपने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और सम्मान करती हूँ कि आत्मसम्मान और रक्षा की जब बात की जाए तो रौद्र रूप लेना आवश्यक है। जब बार बार दहलीज लांघी जाए इंसानियत की, जब चुप रहना भी गुनाह बन जाए तो समझ लेना कि अब कलम की नहीं रौद्र रूप की प्रहार की बारी है। सिंदूर की मर्यादा जब जब दांव पर लगती है तब क्षमा की भाषा नहीं रण की हुंकार सजती है। धैर्य का भी एक सीमा है, सहने का भी एक अंत है। अधर्म के विनाश हेतु प्रतिकार ही अब वसंत है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हिंसा का जवाब हिंसा से देना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं हुआ था? क्या सिर्फ भारत के लोगों को हनन हुआ था? भारत के लोगों को क्षति पहुंची थी, पाकिस्तान के लोगों को क्षति नहीं पहुंची? क्या जान माल की क्षति नहीं पहुंची थी? इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे या सरकार देगी? जी बिल्कुल खगेश, आपका जो बात है वो बिल्कुल सही है। अब मैं चाहती हूँ पक्ष से इसकी जवाब दी जाए। हवाएं खामोश है तो ये मत समझना कि तूफान नहीं है। हवाएं खामोश है तो ये मत समझना कि तूफान नहीं है। अगर बात न्याय की होगी तो हम अपने लहू से इतिहास लिखेंगे। अगर बात न्याय की होगी तो हम अपने लहू से इतिहास लिखेंगे। बिल्कुल सही बात कही विनोद आपने। आप देखते हैं कि विपक्ष से क्या जवाब आता है। इस बात से बिल्कुल सहमत हो कि पाकिस्तान ने गलत किया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी एकता को भूल जाएं, हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल जाएं। ठीक है, क्या हमारा लोकतंत्र यही कहता है कि सिर्फ हिंसा से जवाब दिया जाना चाहिए? क्या अहिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था? आप उस वक्त कहाँ थे? आपकी सोच उस वक्त कहाँ गई थी जब एक पत्नी नई नवेली दुल्हन से उसका पति छीन लिया गया था, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया था और एक बेटी से उसका बाप छीन लिया गया था? तब आपकी सोच कहाँ चली गई थी? शांति की बात करोगे, जाति के नाम पर मारोगे, शांति की बात करोगे। ये युवा देश है, ये आधुनिक देश है। अगर मेरा देश सबों का आदर करता है तो वो जवाब देना भी जानता है। जरूरी नहीं है कि दुश्मन सीमा के बाहर हो, जरूरी एक बार इसका जांच होना चाहिए, उसके बाद ही इस गंभीर विषय पर ऐसा कदम उठाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार ने इस विषय पर जांच किया है कि नहीं? हमारे भगवत गीता में भी ये कहा गया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञाने भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भगवान को उनको प्रकट लेना पड़ता है। जब जाति और धर्म पूछकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हिंसा के साथ साथ शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का सहयोग रहा है, जिन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया एवं हमारे देश
क्या हिंसा का प्रयोग हमेशा किया जाना चाहिए? टाइम हो चुका है। समय समाप्ति की घोषणा। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, जी सर। अच्छा बच्चों, ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में एक इक्विपमेंट था जिसने कि पाकिस्तान के सारे अटैक्स को जो भी उनसे वहाँ से मिसाइल आता था हवा में ही खत्म कर देता था। उस इक्विपमेंट का नाम याद है आपको? वो रशिया से लाया गया यस यस, रशिया से लाया गया था। उसका नाम याद है? माफ कीजिएगा, एक मतलब मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन F-60 समथिंग था। मतलब मुझे पूरी तरह से पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा, वो था S-400। S-400। हाँ, ठीक है। हमारा सवाल आपसे है जी, अगर आज दो महापुरुष होते, महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, तो वो इस ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में कौन बेहतर तरीके से रिजल्ट ला सकते हैं? दोनों ही, देखिए मेरा मानना ये है कि दोनों ही अपनी जगह में बेहतर थे। महात्मा गांधी एक अहिंसावादी थे और सुभाष चंद्र बोस जी के थे, वो हिंसा पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। हिंसा, मेरे कहने का तात्पर्य हिंसा से नहीं है, मतलब हिंसा कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंसा को ही मानते थे, वो गलत होने पर हिंसा पर मानते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे सिर्फ हिंसा से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए था। जैसे अहिंसा से भी इसका जवाब दिया जा सकता था। मतलब एक बैठक बुलाया जा सकता था, एक कमेटी का गठन किया जा सकता था। महापुरुषों के बारे में पढ़िए, जब पढ़ेंगे तो सही जवाब आप दे सकेंगे। एंकर से पूछना है कि आपने चैनल का जो नाम रखा है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है क्या, और शॉर्ट में हो सकता था कुछ? हमारे चैनल का नाम है हमसे आप तक। तो यहाँ हम अपने विचार रखते हैं और वो आप तक पहुँचते हैं। तो ये सोचकर हमने अपने चैनल का नाम रखा कि हम अपना विचार यहाँ रखेंगे, लोगों को बुलाएंगे और अपने चैनल पर वाद विवाद करवाएंगे, ताकि हमारे जो विचार हैं और यहाँ बैठे जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिनके विचार हैं वो आप तक कैसे पहुँचाया जाए, इसलिए ये चैनल का नाम हमने रखा। और सर हमारा उद्देश्य ये है कि हम हमारे बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि सर आपने पूछा आगे से, तो मैं भी सर इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। सर जब बात एक देश की होती है तो देश सिर्फ युद्ध से नहीं चल सकता है। देश में समाज होता है, सिस्टम होता है, और इसीलिए हमारा जो देश है वो संविधान पर भी चलता है। जब अगर बात आतंकवाद की आती है सर, तो हमारा इतिहास गवाह है कि हमारा जो भारत देश है, हमारे जो मेहमान है उनका स्वागत करता है, ठीक है ना सर। लेकिन जब बहुत बढ़ जाए, जब भारत में रहने वाले लोगों तक ही अगर आतंकवाद फैले, तो आतंकवाद का जवाब ऐसा ही होना चाहिए जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया। ये बिल्कुल सही जवाब है सर। सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों आतंकी पर हमला किया गया था, ना कि मासूमों पर हमला किया गया था। तो जब मासूमों की जान हमारे देश से ली गई थी, तो उसका प्रहार के रूप में हमने ये ऑपरेशन सिंदूर किया था। धन्यवाद हरीश चंद्र दास और उनके सहभागियों को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आयुष अस्थाना करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से और उनकी पूरी टीम को। आयुष अस्थाना करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, प्रीति पात्रा, नंदिनी दत्ता, नितेश सिंह, आलिया फिरदौस। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के मंच पे उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो शांति बनाए रखें। हेलो मंच पर मौजूद है आयुष अस्थाना
करीम सिटी कॉलेज से और उनके सभी सहभागी जो मुद्दे हमारे विचार आपके के इस प्रतियोगिता में हमें अगली प्रस्तुति देंगे। इन्होंने अंक संख्या 4 का चयन किया था, जिसका प्रश्न है वेब सीरीज, गेम्स और फिल्मों में अत्यधिक हिंसा का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्या इस पर सख्त सेंसरशिप आवश्यक है? आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार सभी को, मैं प्रीति दत्ता आपका स्वागत करती हूँ न्यूज ड्रिफ्ट में। आज के हमारे डिबेट का विषय है वेब सीरीज, गेम्स और फिल्मों में अत्यधिक हिंसा का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्या इस विषय पर सख्त सेंसरशिप की जरूरत है? इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है हमारे सहपाठी आयुष अस्थाना और नितेश सिंह, जो इस विषय के पक्ष में बोलने वाले हैं, और आलिया फिरदौस और नंदनी दत्ता, जो इस विषय के विपक्ष में बोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हुए पक्ष की बातें सुनते हैं। नितेश जी, आपका क्या विचार है? हाँ, मैं पूरी मजबूती से कहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए सेंसरशिप जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल आज के आधुनिक दुनिया में बड़े हो रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म, एक्शन फिल्म्स, जो भी फिल्म्स देख के उनमें हिंसा की प्रवृत्तियां जागृत हो रही हैं, वो आगे चल के उनका पालन का कारण बनेंगे। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सेंसरशिप ही हर समस्या का समाधान हो। समाज में जो हिंसा पहले से व्याप्त है, ये वेब सीरीज और फिल्में केवल कहानियों के माध्यम से हमें उन हिंसा से अवगत करवाती है। यानी ये वेब सीरीज और फिल्में जो कुछ भी समाज में हो रहा है, इससे हमें सचेत करवाती है। यहाँ जिम्मेदारी बनती है माता पिता और शिक्षकों की कि वो बच्चों को सही और गलत में डिफरेंशिएट करना बताएं। यदि बच्चे सही और गलत में फर्क करना सीख जाते हैं, तो वो भली भांति समझ पाते हैं कि उन्हें किन चीजों से प्रभावित होना है और किन चीजों से प्रभावित नहीं होना है। सख्त सेंसरशिप से ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत फिल्मी जगत में हमारे भारत का नाम काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। सुनिए, आज हम जिस दौर में खड़े हैं, यहाँ मोबाइल बच्चों के लिए खिलौना नहीं बल्कि एक हिंसा का कारण बन गया है। और यही फिल्में, वेब सीरीज और गेम्स बच्चों को क्या सिखा रही हैं? हिंसा करना, गालियां देना, लोगों से अभद्रता करना, अज्ञानता सिखाना। आज के इस दौर में अगर आप डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को लेकर के जाइएगा, 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को, तो डॉक्टर सीधा सा सवाल पूछते हैं कि भैया इतना क्रूरता क्यों दिखा रहा है, इतना डर क्यों रहा है? और जिसका कारण है कि जो कि WHO और कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे सिद्ध करके दिखाया है कि जो वेब सीरीज, फिल्में जो बच्चे देखते हैं, जो मोबाइल से देखते हैं, वही उनके अज्ञानता, क्रूरता और डर का कारण है, जिसको लेकर के काफी समस्याएं होती हैं। तो ये समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है, क्योंकि याद रखिए, हम इस हिंदी महोत्सव में आए हैं, तो मैं उस हिंदी के एक बात को कोट करना चाहूंगा कि समस्या को लेकर के है कि सब सैया के 2 हरे और एक नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। तो ये समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अरे महोदय, फिल्में और वेब सीरीज समाज की कल्पना नहीं, समाज की परछाई है। जब अपराध समाज में है तो कहानियों में भी होगा। जब युद्ध और हिंसा हकीकत है तो उसका कला में दिखना जरूरी है। यदि हर हिंसक सीन काट दिया जाए तो क्या हम भगत सिंह की क्रांति को दिखा पाएंगे? मंगल कांडे जैसे वीर की कहानी को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे? युद्ध की सच्चाई समझा पाएंगे? आप कह रहे हैं कि हिंसक समाज के लिए एक आईना के तरह से लोगों को दिखाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फिल्में, वेब सीरीज और गेम्स हैं, क्या वो हिंसा का प्रतिरूप नहीं है? वो हिंसा नहीं दिखाती है? मान्यवर, सवाल ये नहीं है कि हिंसा दिखाई जा रही है, सवाल ये है कि उसे किस संदर्भ में दिखाया जा रहा है। सच्चाई अगर कड़वी लगे तो क्या आईना तोड़ देना चाहिए? समस्या से रोक देने से समस्या समाप्त नहीं होती है, समस्या के दुष्परिणाम दिखाने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी, पर सवाल ये नहीं है कि कंटेंट क्या दिखाया जा रहा है, सवाल ये है कि हम अपने बच्चे को क्या देखने की आज्ञा दे रहे हैं। माता पिता का भी दायित्व है कि वो अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ आपसे विदा लेती है।
धन्यवाद। एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर और एक वेब सीरीज है जिसका नाम पंचायत है। तो जिस दौर में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी उस दौर में ऐसी फिल्मों को टॉकीज में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया या इसको नहीं किया गया जो भी रीजन था, लेकिन आज के दौर में आ रही है ऐसी लगातार फिल्में और साथ साथ OTT पर पंचायत जैसी वेब सीरीज भी आ रही है। तो मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? सर हम जवाब दें? जवाब दें सर। मैं आपके विषय पर आने से पहले मैं दो बात बताना चाहूँगा। जो आपने वासेपुर जो सीरीज का नाम बताया, फिर एक दूसरी सीरीज पंचायत बताई, वहीं पर एक कवि हुए थे रहीम दास, उन्होंने कहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, अर्थात जो उत्तम स्वभाव का है उसके साथ कोई भी बुरा प्रभाव उस पर नहीं डाल सकता है। तो वहीं पर कबीरदास जी ने लिखा था कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए और बांस फांस बिसरी सब एक भाव बिता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस दोनों चीजों को लेकर के साथ में चलना चाहिए, साथ ही साथ जो समाज है उसको भी लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि समाज में जो हिंसकता फैल रही है उस पर भी हमें काफी ध्यान देना चाहिए, दोनों चीजों को लेकर के। जो इन्होंने कहा इस पर आपकी टीम की तरफ से क्या? मैं इनके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि उनको उनके उम्र के हिसाब से क्या देखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। ये एनडी न्यूज का मतलब जो आपने ये चुना है, ये किस तरह से चुना? एनडी टीवी भी है सर। एक्चुअली न्यूज़ रिफ का मतलब होता है धीरे धीरे न्यूज़ को दिखाना और जमीनी हकीकत को दिखाना। तो हमारे चैनल का यही मकसद है कि हम आगे और अभी हर एक हकीकत को दिखाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष संस्थान ने अंक संख्या 8 का चयन किया था। आपका प्रश्न है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसी तकनीकी छलांग वास्तव में आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है या इसके लिए हमें पर्यावरण और सामाजिक संतुलन की अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ रही है? आपका समय शुरू होता है अब। जी नमस्कार, मैं आसिफ कुमार समाचार 24/7 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर बार कुछ विशेष मुद्दों के साथ हम आपके समक्ष आते हैं। जी हाँ, इस बार का हमारा मुद्दा है, क्या AI और 5G जैसी तकनीकी उछाल हमारे आर्थिक विकास के लिए जरूरी है और कहीं ऐसा तो नहीं इसके लिए हमारे पर्यावरण और सामाजिक संतुलन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला समिति की अध्यक्ष अर्पिता सेन जी और उभरते हुए युवा नेता तूफान मंडल जी और जाने माने अधिवक्ता हर्ष सिंह जी और उत्कल विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर हरदीप कौर जी हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हर्ष सिंह जी से। सर मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। धन्यवाद आशीष जी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत करता हूँ कि AI और 5G सामाजिक और पर्यावरण में बहुत ही असंतुलन बना के चल रहे हैं। मैंने जैसा कि बचपन से सुना है और मैं इसे अपना आदर्श भी मानता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सब निरोग रहे। यदि तकनीकी विकास में केवल कुछ वर्ग को ही इसका लाभ मिलता है और शेष समाज इससे वंचित रहता है तो यह विकास किसी काम का नहीं, ये आदर्श किसी काम का नहीं। डिजिटल कचरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अदृश्य जहर बनकर भूमि और जल में यह अदृश्य रूप से मिलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। धन्यवाद तूफान जी। धन्यवाद आसिफ जी, आपने मेरे पक्ष जानने की कोशिश की। नए दौर की पहचान है तकनीक की ये उड़ान, AI और 5G से ही होगा भारत का उत्थान। आज के युग में विकास की गति उस देश की तेज है जो तकनीक को अपनाने का साहस दिखाता है।
AI और 5G कोई भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि आवश्यकता है। इसी विश्वास और दृष्टिकोण के साथ मैं इस विषय के पक्ष में अपना विचार प्रकट करता हूँ। जी नमस्कार सभी को। जैसा कि मेरा मानना है AI के कारण मशीनें इंसानों की जगह ले रही है और रोजगार बढ़ना चाहिए, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। जैसा कि असित जी आपने देखा ही होगा, याद है आपको वो सुबह जब हम पक्षियों की चहचहाहट से उठा करते थे, और आज का प्रश्न ये है कि कहाँ है वो पक्षी और कहाँ है वो चिड़िया। अर्पिता जी मैं आपकी बात जानना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का सवाल ये नहीं है कि हम AI 5G को अपनाएं या नहीं अपनाएं। आज का सवाल ये है कि हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। AI 5G ने भारत की अर्थव्यवस्था को कई नई गतिविधियां प्रदान की, कई नई नौकरियों के अवसर दिए और हमारा भारत देश, जी हाँ आशीष जी, हमारा भारत देश को एक आत्मनिर्भर देश बनाया है। मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तकनीक जब मनुष्य को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे, तकनीक जब मनुष्य को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे तो वह प्रगति नहीं समाज पर संकट बन जाता है। तब वो प्रगति नहीं समाज पर संकट बन जाता है। हरप्रीत जी आपने जो आंकड़े दिए मैं उस पर कुछ गहन करना चाहता हूँ। कई अध्ययनों और समीक्षाओं से पता चला है कि 5G में जो इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो 6 गीगाहर्ट्ज की है वो मनुष्य के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं हानिकारक है? आज आप इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमेशा कहा है कि 4 में से 1 लोग जिन्हें हृदयघात से जो लोग की मृत्यु हो रही है वो पूर्ण रूप से AI के जी अपनी जवान कोई जवान भी अपनी जाने चाहिए। आज की दुनिया में कई विकसित देश AI 5G में निवेश कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि 2023 और 24 में TCS के 12 से 15,000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। क्या कारण था? वो कारण था जी अर्पिता जी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि AI मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य ने AI को नहीं बनाया। AI मनुष्य की जगह नहीं ले रहा। AI बस मनुष्य की सोचने की शक्ति को और बेहतर कर रहा है। और जी बताइए कुछ एक ऊंची तकनीक है, मैं मानता हूँ AI और 5G ऊंची तकनीक है, पर यदि आम आदमी को इसका लाभ ही नहीं मिलता तो इसका क्या फायदा? ये पूर्ण रूप से धन्यवाद। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं AI और 5G जैसी तकनीकी छलांग हमारे विश्व और हमारे देश के लिए जरूरी है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को हमें आकलन करना होगा और उसके साथ साथ उसके बचाव के लिए सटीक उपाय हमें बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। हेलो, ये टीम के एंकर से प्रश्न है जी सर। AI और 5G हमारे डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है, इसको इसका डिमेरिट भी है और मेरिट भी है, सभी चीज़ का दोनों पक्षों का प्लस और माइनस। तो किस तरह का सामंजस्य हम बैठा सकते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़े। सर क्षमा चाहेंगे, एक बार आप प्रश्न फिर से बताएंगे। जैसे AI और 5G हमारे टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए तो ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी को अगर नहीं अडॉप्ट करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन कौन सा स्टेप सरकार के लेवल पर या आम जन के लेवल पर इसको अपनाया जाए ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो, उसका बुरा असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़े, हमारे इकोनॉमी पर, हमारे एम्प्लॉयमेंट पर और चीज़ों पर। जी धन्यवाद सर आपका प्रश्न के लिए। सर मुझे लगता है कि जैसे AI और 5G जैसी तकनीकी हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ये मान सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और समय के साथ चलने के लिए हमें वर्तमान समय में जरूरी है अपना समय को बचाना और साथ में हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारना, इसके लिए ये ज़रूरी है। लेकिन साथ में हमारे देश को ये करना है कि उसे लाने के पहले हमें ये देखना होगा इसमें क्या क्या नुकसान है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा सर, उदाहरण 2027 तक ऐसा अनुमान है AI और 5G जैसे आने से हमारी जो पानी की खपत है करीबन 6.6 अरब घन मीटर तक खर्चा होगा। तो इसके लिए हमें पहले तैयार रहना होगा, इतना पानी की जो कमी है इसको हम कैसे सुधारें। तो इसके लिए हमें वो रास्ता बनाना होगा जो पानी की कमी को दूर करे। AI से पानी के को कैसे इफेक्ट करेगा?
मान लीजिए AI की टेक्नोलॉजी हम लाते हैं जी, तो उससे हमारा जल संसाधन कैसे अफेक्टेड होगा? क्योंकि सर AI में से जो 5G है, 5G के माध्यम से हमारे पानी की खपत हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है उससे जो खपत होगी उसको पहले हमें देखना होगा। और रही बात सर AI की, तो AI से जैसे कि हमारा तकनीकी विकास तो हो रहा है, उसके आधार पे जैसे आज 50% युवाओं को कम एज में हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ रही है, कहीं ना कहीं सर ये उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह है। तो हमें ये लगता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसा रखा जाए या ऐसा उपकरण आविष्कार किया जाए जिससे ये मतलब इसकी जो विकिरण है ये किसी को क्षति ना पहुंचाए सर, मेरा ये मानना है। इसका वेव है, उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़े, ये कहना है। जी सर। ओके। आप लोगों से सवाल है कि अगर हम AI की मदद लें और चैट GPT या इस तरह के किसी भी ऐप का इस्तेमाल करें और उससे पूछें कि गांधी जी कौन थे, गांधी जी ने कौन से आंदोलन किए, अफ्रीका में क्या घटना घटी, ऐसी किसी भी सवाल का जवाब पूछें तो क्या मिल जाएंगे सारे जवाब? जी सर, आपने जो सवाल पूछा कि अगर हम गांधी जी के ऊपर कुछ भी अगर पूछ रहे हैं चैट GPT से या फिर किसी से भी, तो वो जवाब हमें दे दिया जाएगा जो हम चैट GPT से पूछना चाहते हैं। गांधी जी ने कब जन्म लिया, कब उनकी मृत्यु हुई, अफ्रीका में और भारत में उन्होंने क्या क्या आंदोलन ये किए थे, शुरुआत किए थे। 2000 या 2020 या 2019 में UPSC में एक सवाल आया था कि आज गांधी जी होते तो क्या करते? आज गांधी जी होते तो क्या करते? ये AI और 5G में? नो, ये सवाल UPSC परीक्षा में पूछा गया कि आज गांधी जी होते तो क्या करते? तो क्या इस सवाल का जवाब AI से मिल सकता है? यही डिफरेंस आ जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। यहाँ क्या AI सक्षम है? अगर AI में अगर ये सवाल पूछते हैं कि गांधी जी अगर जिंदा होते तो वो क्या करते हैं, आज होते, आज हाँ, अगर आज जिंदा होते तो वो क्या करते हैं, तो AI हमें शायद ये जवाब देता कि अगर गांधी जी अगर अभी रहते हैं तो उन्होंने जो भी कुछ पॉलिसियाँ जो भी संविधान में डलवाई थी वो उनको अमल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये सवाल जब NRC का दौर की बात चल रही थी, कोविड के दौर में, तभी ये सवाल आया था UPSC परीक्षा में और सबसे स्मार्ट आंसर जो दिया था जिस छात्र ने उसके रैंक 2 थे। तो इसको गूगल कीजिएगा। आपसे सवाल है कि AI क्या मैंने 2 तरह के सवाल पूछे, एक का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है और एक का जवाब बिल्कुल AI नहीं दे सकता, कोई भी ऐप नहीं दे सकती। तो जो ऐप रिप्लाई नहीं कर सकती, क्या वही पढ़ाई है? शिक्षा का मतलब क्या वही है? इल्म, एजुकेशन क्या वही है? उसको अगर वो है तो कैसे एक्सप्लेन कीजिए। सर जरूरी, आज हम जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, अगर कॉलेज में हम लोग बुक्स नहीं पढ़ने आते तो आज हम घर बैठे बैठे लेक्चर भी पढ़ सकते थे। सर हम आज हम यहाँ नहीं होते। शुभ संध्या। सबसे प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। सबसे सरल उत्तर मेरा यही है इसमें कि मनुष्य ने AI को बनाया, AI ने मनुष्य को नहीं बनाया है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं इस चीज़ पे दे सकता हूँ कि मनुष्य जिस प्रकार से AI को डेवलप करना जाएगा, उसे विकसित करना जाएगा, AI उसी प्रकार वो जवाब देता जाएगा। जैसे आप इससे पहले भी आपने पूछा कि अगर महात्मा गांधी यहाँ इस समय होते तो वो क्या बोलते, तो इसमें मेरा यही कथन है कि जिस प्रकार से AI को उस चीज़ को फीड करते, जिस भांति के डिसीजन महात्मा गांधी ने लिए, उनकी आत्मकथा का विश्लेषण करके और उस चीज़ को हम डालते, AI क्या करता है? AI सिर्फ उस चीज़ का समरी निकाल कर उस जगह पे प्रस्तुत कर देता है और वो चीज़ वही देता है। धन्यवाद सर, आशा करता हूँ कि सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि वो उसमें नीचे लिखा भी रहता है लगभग, ये ज़रूरी नहीं है ये सही है, वो नीचे लिखा रहता है, वो अपनी गलती नहीं लेता है। अंत में सर मैं एक चीज़ कहूँगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बहुल, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। AI भले ही ऊंची तकनीक हो, पर लेकिन अगर वो आम लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं हो, इजीली सबके लिए आए नहीं, तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो गरीब और पिछड़ा वर्ग उसे यूज नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो चीज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग ही उसका अध्ययन कर पा रहे हैं।
थैंक यू। धन्यवाद आशिष कुमार महतो और उनके सभी सहभागी को। गाड़ी संख्या JA05AM2157 स्कूल परिसर पर खड़ी Hyundai की इस गाड़ी को तर्क अनेक, संयम, साहस और शब्दों का होगा प्रहार, विचारों की इस जंग में जीतेगा संवाद और विचार। शेरेना पूर्ति कोऑपरेटिव कॉलेज, जिन्होंने अंक संख्या 7 का चयन किया था, और 7 नंबर प्रश्न है, क्या कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी कठोर नीतियां वास्तव में जनता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य थी, या उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता पर अनुचित और भारी अंकुश लगा दिया? आपकी समय सीमा शुरू होती है अब। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं शेरेना पूर्ति और आप देख रहे हैं युवा संवाद, एक ऐसा मंच जहां आवाज युवा की और सवाल देश के। साल 2020, एक वायरस, एक डर और एक फैसला, लॉकडाउन। कभी ताली, कभी थाली, तो कभी खाली सड़क। लेकिन आज सवाल ये है, क्या ये जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी था, या फिर आजादी पर लगा एक अदृश्य कर्फ्यू? आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में एक तरफ वो है जो इसे जरूरी मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो है जो इसके असर पर सवाल उठा रहे हैं। आज हमारे पक्ष दल से है स्वतंत्र पत्रकार प्रिया सोरेन, गणितज्ञ शंकर कुंभकार, और विपक्ष दल से है सामाजिक कार्यकर्ता क्षितिज कोल और इतिहासकार विशेषज्ञ शिवू कैरवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं पक्ष से अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शंकर कुंभकार का। नमस्कार। ये कोविड-19 जो है ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि यह तेजी से फैलने वाले एक वैश्विक महामारी थी, जिसका शुरुआत में ना तो किसी को जानकारी थी और ना ही इसका कोई प्रारूप उपचार था। इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया ये बहुत ही उचित था। अगर ये निर्णय नहीं लिया होता तो अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो सक्षम रूप से काम नहीं कर पाती। जैसे कि ये जो नियम था सरकार की ओर से जनता हित के लिए अनुचित था, क्योंकि सरकार का जो पहलू थे जनता हित के लिए वो एकदम जनता हित के लिए नहीं थे। जैसे बोला भी जाता है कि जनता त्रस्त और सरकार मस्त, इस तरह की स्थिति समाज में बना हुआ था। जनता भयभीत थे क्योंकि उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई थी और ना उन्हें कोई जानकारियां। लोग दिन प्रतिदिन भूखमरी के कारण मर रहे थे, लोग बेरोजगार होते जा रहे थे और बहुत सारे लोग कुपोषण के भी शिकार होते जा रहे थे। इसीलिए मैं सरकार के इस नियम को अनुचित मानता हूँ। प्रिया, आप अपने मन में क्या कहना चाहेंगे? हम मानते हैं कि व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। जिस तरह से बहुत सारे संगठन सड़कों पे उतर आए थे उनकी मदद के लिए, बहुत सारे ऐसे संगठन भी थे जो अभिनेता भी जुड़ गए थे उन संगठनों में उनकी मदद के लिए। पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि सरकार ने मदद नहीं की है। ये जो लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। यह सत्य है कि कोविड-19 एक गंभीर और भयानक महामारी थी, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी कठोर नीतियों ने आम जनता पर भारी बोझ डाला। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, प्रवासी श्रमिक सड़कों पर आ गए और छोटे व्यवसाय पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अगर सरकार द्वारा उस समय पर कुछ उनके लिए विशेष योजना बनाई गई होती तो लाखों मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य तक कभी भी वो पैदल चल करके नहीं जा सकते थे। उन लोगों को पैदल चलने के लिए विवश होना पड़ा था। उस समय पर बहुत सारे शिक्षा संस्थान बंद हो गए थे, इससे उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी और बहुत से हमारे देश के लगभग सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को बंद कर दिए गए थे। इससे उनके 2-3 साल तक भविष्य जो है वो पीछे चला गया है। क्या हमारे यहाँ की व्यवस्था सरकार बेहतर नहीं दी सकती थी? मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार ने बेहतर व्यवस्था उस समय पर दिया था। नहीं, मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि विपक्ष कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या, लेकिन इस पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये महामारी अनियंत्रित हो जाती और पूरे समाज में फैल जाती तो कहीं ना कहीं लाखों लोग जो है इसमें अपना जान गंवा बैठते हैं। तो ये जो संकट है ये बेरोजगारी से कहीं बढ़कर होती है। और आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य, तो हम लोग जानते हैं कि जो संक्रमण है वो सामाजिक मेल मिलाव से बढ़ता है। तो
तो अगर स्कूल कॉलेज स्कूल जो है वो अगर ओपन रहती तो कहीं ना कहीं इससे बीमारी जो है वो फैल सकती थी। हाँ, कुछ देर के लिए कठिनाई हुई, ये मानते हैं, लेकिन ये जीवन को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। देख, कोरोना में तो बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए थे, तो सरकार को पूरे देश को लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? नहीं, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये अचानक आई हुई आपदा थी। अगर अचानक आई हुई आपदा में तुरंत अगर ना निर्णय लिया होता तो फिर इस पर ये कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल चुका होता। क्यों नहीं सरकार जो लोग संक्रमित थे उन्हें अलग जगह पे रखकर और बाकी लोगों पर रोजी रोटी रोजगार का व्यवस्था की? उससे पहले ही क्यों लॉकडाउन लगा दिया? जी नहीं, डर और अफरा तफरी इतना ज्यादा बढ़ गया था जिस वजह से लॉकडाउन का होना बहुत जरूरी था। अगर लॉकडाउन नहीं होता, डर और उस अफरा तफरी से लोगों को और ज्यादा संक्रमण हो सकता था। सरकार लॉकडाउन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था। सरकार सीमित प्रतिबंध, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकती थी उस समय पर, लेकिन सरकार ने क्या कहा? बचाओ जवाब दीपक। मेरा प्रश्न आपके जस्ट बगल में क्या नाम है इनका? सर क्षितिज पाल सर। हाँ क्षितिज जी, आप ये बताइए कि जो ये कोविड-19 था, ये वायरल इफेक्ट था जी सर, से होता और वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और दिखता नहीं है। जी सर। तो अगर उसमें कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जाता, आइसोलेट नहीं किया जाता, तो और क्या उपाय था लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए? तो देखिए, मैं सरकार की नीतियों को सलाम करता हूँ, लेकिन देखिए संक्रमित बीमारी तो मतलब नज़दीकी से फैलता है, तो सरकार एक चीज़ और कर सकता था कि वैसे लोग जो रोजगार के क्षेत्र में हैं, वैसे लोग जो बहुत ही गरीब हैं, तो उन्हें मतलब सही व्यवस्था देकर उन्हें रोजगार या कुछ मतलब अन्य भोजन इस तरह की व्यवस्था करा कर अगर एक चीज़ होता सर, तो ये सरकार के पक्ष में उचित होता। क्योंकि व्यवस्था की गई थी, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं कंटेनमेंट जोन का प्रभारी था, व्यवस्था की गई थी, भोजन भी पहुंचाया जा रहा था, लेकिन वैसे स्थिति में ये संभव नहीं था कि आप रोजगार को चालू रखें। जैसे टाटा स्टील चलते रहा, टाटा स्टील को बंद नहीं किया गया, लेकिन उनके जो लेबर थे, उनके जो वर्कर्स थे, उनको मिनिमाइज कर दिया गया और जिनको इन्फेक्शन का जला भी था तो उनको आइसोलेट किया गया। ऐसा हुआ है, आप उसकी डिटेल में पढ़िए, आपका कहना सही है, उस समय कुछ दिक्कतें हुई थी, नो डाउट, लेकिन वो ऐसी बीमारी थी कि वो इतना तेज़ी से मल्टीप्लाई करता था, अगर उसको आइसोलेट नहीं किया जाता तो गांव का गांव खत्म हो जाता। और 100 साल में इस तरह की बीमारी रिपीट करती है। आप 100 साल बैक जाएंगे तो इस तरह प्लेग हुआ था, उसमें एंटीबायोटिक की जानकारी नहीं थी, लाखों लोग मर गए थे। इसलिए आइसोलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आइसोलेशन के बाद जो लोगों के पास बेरोजगारी आई, उसके बारे में आप जो कह रहे हैं ऐसा हुआ। किसी भी काम में ऐसा नहीं कि 100% पूरे सुविधा नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्षमा कीजिएगा ईमान जी, जैसे मैं कोरोना से तो मृत्यु हुई है बहुत तरह, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए लगभग मतलब लोगों की जो मृत्यु है ना लॉकडाउन के समय, क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ, मेरे अपने परिजन थे, तो मैंने देखा कि मतलब हम लोग जब घर में थे ना सर, तो वहाँ पे क्या है ना, रोजगार तो चारों तरफ बंद हो गए थे। ऐसा व्यक्ति थे जो प्रतिदिन कमा के मतलब अपना दिन प्रतिदिन गुजरते थे, वैसे लोगों में ना लॉकडाउन एक महा बीमारी के साथ साथ एक महाप्रलय का मतलब रूप धारण कर लिया था। बिल्कुल वो प्रलय था, बिल्कुल वो प्रलय था, आपका कहना सही है। तो उस प्रलय से बचाने के लिए एक ही उपाय था कि लोगों को मैक्सिमम आइसोलेट किया जाए। ये उपाय दूसरा था नहीं, इसीलिए आइसोलेट किया गया था, इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और इसी के साथ हमारे मुद्दे हमारे विचार आपके के आप लोग आपसे सवाल कोविड और लॉकडाउन का 2 फेज में लॉकडाउन हुआ, तो पहले फेज में सबसे ज़्यादा प्रभावित समाज का कौन सा तबका हुआ? समाज का कौन सा तबका हुआ? ग्रामीण, शहरी या फिर माइग्रेंट लेबर, और क्यों? सर
गांव में तो इसका प्रभाव इतना अधिक हमको नहीं देखने को मिला है, क्योंकि बाहर में जैसे कि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य गए हुए हैं, वो ओबियसली जो है वो बाहर स्टेट में शहर में काम करने के लिए गए हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरे हिसाब से उन्हीं को हुआ है, क्योंकि उन्हें जब वहाँ पर रोजी रोटी बंद हो गई, उनका क्या होता है कि आज पैसा कमाएंगे कल खाएंगे, उनके लिए कोई विशेष 6 महीने का कोई घर में रखा हुआ धन नहीं है तो वो उसका प्रयोग आगे कर सके। सरकार ये कर सकता था, कुछ संसाधन किए भी थे, जैसे चाइना से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भारत लाए गए थे, कुछ व्यवस्था किया गया था, लेकिन हम कर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती थी, कुछ जगह पर किया गया था, ऐसा नहीं हम नहीं बोले नहीं किया गया था, किया गया था, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो मेरे हिसाब से शहरी के क्षेत्रों में ज़्यादा इसको देखने को मिला था। आप चूंकि पक्ष में तो जानना चाहेंगे कि कैसे इस मुश्किल घड़ी से निपटा जा सकता है। आज अगर ये स्थिति बन जाए तो आप पक्ष के तरफ से या सत्ता की तरफ से कौन से कदम उठाएंगे कि वो स्थिति ना आए जो 2020 में थी कि लोग सड़कों पे निकल आए? इसके लिए क्या है कि कुछ जगहों में जैसे क्वारंटाइन जैसे किया गया था और जो खाने की व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से ज़्यादा किया जा सकता है। और लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं एक सही निर्णय था, जिससे क्या है कि जो बीमारी है उसको फैलने से रोका जा सकता था। और जैसे स्कूल वगैरह भी बंद कराया गया वो भी कहीं ना कहीं सही था। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो कहीं ना कहीं लोगों जो भी व्यवस्था है जैसे कि राशन देना, जो भी सामान्य ज़रूरतें हैं लोगों की उसको पूरा करने के लिए जो भी थोड़े ऊंचे वर्ग के लोग हैं जिनके पास ऐसे संसाधन हैं जो पूर्ण रूप से ज़्यादा है, वो उसको क्या कर सकते हैं, अपने आस पास के जो भी पड़ोस है उनको दे करके उनकी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे मुद्दे हमारे विचार आपके के। आपका नंबर क्या है? 7। और इसी के साथ हमारे मुद्दे हमारे विचार आपके के सभी प्रतिभागियों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।